किधर जाके पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ ये समझ में आता है कि पढ़ा तो रहे हैं वायुमंडल, लेकिन वायुमंडल में किधर जाना है, किस डायमेंशन में जाना है, ये कौन निर्धारित करेगा बेटा? ये टीचर निर्धारित करेगा, और वो रिस्क टीचर का होता है। अगर हमने निर्धारित किया है तो जिम्मेदार हम ही होंगे। तो कई तरह के पढ़ाने का तरीका है। एक तो अभ्युदय वाला तरीका है, ठीक है, हाँ, जो मैं देख ही रहा हूँ। और एक तरीका होता है कि बच्चों को जरा सा समझाना। एक बच्चे ने मुझसे एक बार पूछा कि सर, क्लास में आने के पहले आप कुछ पढ़ते रहते हैं। तो मैंने कहा कि भाई ये कोई अपराध हो तो बताइए कि क्लास में आने के पहले पढ़ना नहीं है। नहीं, मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। अब जैसे अब ये ना लगे आपको कि अहंकारी टाइप के आदमी है, नहीं। दो कारणों से मैं देखता हूँ। पहला कारण ये होता है कि मेरे दिमाग में हमेशा ये टेंशन रहता है कोई महत्वपूर्ण चीज छूटने ना पाए। तो मोटी मोटी चीजें तो नहीं ही छूटेंगी, लेकिन जो उसमें माइन्यूट चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं वो कहीं पढ़ाते समय मिस ना हो जाए। तो इसलिए हम लोग ये जरूर एक बार देख लेते हैं कि कोई महत्वपूर्ण चीज छूटने ना पाए जब हम पढ़ाते हैं। और अभी तो नहीं है, अब थोड़ा अनुभव ज्यादा हो गया है, लेकिन आज भी कभी कभी कुछ महत्वपूर्ण चीजें छूट जाती है। आप हम ना भी बताएं तो आप कुछ कर नहीं लोगे, आपको नहीं पता उसका क्या मतलब है, लेकिन हम नेक्स्ट डे आके जरूर आपको बताते हैं कि बेटा ये जोड़ लीजिए, उसमें बहुत जरूरी है। तो इसीलिए देखना, किसी टीचर के बारे में कहा जाता है बेटा कि एक बार जरूर देख लें, उसमें कोई बेइज्जती का मामला नहीं है। सिर्फ यह है कि आपका जो फ्लो है, आपका विजन है, वो एक सही होगा, कंपटीशन में काम आएगा। और हम सब कुछ पढ़ा दें बेटा, वो काम आए ही ना, तो मतलब क्या है फिर? इसका कोई मतलब नहीं। क्लियर है? तो थोड़ा आगे बढ़ा जाए। कहां तक पहुंचे थे बेटा? हाँ, एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, बहुत खराब तो नहीं है, मुझे लगता है परीक्षा में पूछा जा सकता है। सबसे कम तापमान वायुमंडल के किस हिस्से में पाया जाता है? अरे भाई, तमाम है, सममंडल है, विषम मंडल है। सममंडल को 3 भागों में बांटा आपने, विषम मंडल को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा, मोटा मोटा। क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है, बहिर्मंडल है। 5 तो हो ही गए, और 4 विकल्प इसमें से छांटना तो आसान ही है। हम आपको विकल्प दें, लिख लो, क्वेश्चन एक लिखो, नोट बना के लिख लो, कोई हर्जा नहीं, काम ही आएगा। और जब आ जाएगा परीक्षा में ना सीधे सीधे, तो एकदम मन प्रफुल्लित हो जाएगा कि अरे है ना। लिखें, वायुमंडल के किस भाग में तापमान सबसे कम होता है? हाँ, तो एक बात ध्यान रखना बेटा, विकल्प अभी देंगे आपको, ऑप्शन देंगे, उसी में से आपको चूज करना है। तो ये ऐसे टेस्ट नहीं होता है। ऐसे तो मेरा एक दिन मन हो गया कि मैं क्वेश्चन आपको दूं। टेस्ट तो बिल्कुल हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में होगा और बिल्कुल परीक्षा के पैटर्न पे होगा, वो सब रेडी है, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन मेरे मन में अचानक आ गया, वो टेस्ट पेपर में है भी नहीं आपके, तो मैं पूछने का मैंने मेरी इच्छा हुई कि आज मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ। देखो, क्वेश्चन में दम नहीं होता, विकल्पों में दम होता है। सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन काहे भारी पड़ जाते हैं? विकल्प, आसान से आसान क्वेश्चन को ऐसे विकल्पों से पूछ लेते हैं कि पसीने की बूंदें दिखाई देने लगती हैं आपके सर पे। तो यही परीक्षा की खासियत है। पीसीएस में मुश्किल से मुश्किल प्रश्न भी ऐसा पूछेंगे कि 4 में से एक भी अगर आपको पता चल गया तो उत्तर पकड़ में आ जाता है। आईएएस में ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आपको 4 में से 2 चीजें भी सिविल सर्विसेज में आती होंगी तो भी आपको 2 विकल्प मिलेगा। वो रिसर्च करते हैं बेटा, वो काम करते हैं। बहरहाल, तो मैं विकल्प दे रहा हूं बेटा, ए बी सी डी करके आप लिख लो। ए, क्षोभ मंडल, बोर्ड पे हम लिख दे रहे हैं बेटा।
ए ऑप्शन है क्या बेटा, क्षोभ मंडल। हाँ, एक बात मुझे लगता है कि आपके दिमाग में कुछ गलतफहमी होती है, मेरे भी दिमाग में थी विद्यार्थी जीवन में, तो मुझे लगता है शायद आपके भी दिमाग में हो, अगर नहीं है तो आप हमसे बढ़िया थे उस जमाने के हिसाब से। क्षोभ मंडल माने खाली ऊंचाई ही नहीं होती, धरातल भी क्षोभ मंडल का ही हिस्सा है ना। ये दिमाग में रखना कि जब हम क्षोभ मंडल की बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 18 किलोमीटर की ऊंचाई पे सीधे भाग के चले जाना है। अरे धरातल से लेकर वहां तक न क्षोभ मंडल है, इसके बीच में अगर कोई घटना होगी तो क्षोभ मंडल की ही कहलाएगी। जैसे मुझे नहीं पता, उत्तर नहीं पता, मैं वैसे आपको सुझाव दे रहा हूं कि अगर साइबेरिया का इलाका सबसे ठंडा होता है, साइबेरिया का इलाका समझते हैं, रूस का इलाका है जो उत्तरी इलाका है, जो आर्कटिक सागर से जाके लगता है, तो उसको साइबेरिया का इलाका, उत्तरी ध्रुव सागर भी हम लोग कहते हैं, है ना बेटा। ये सबसे ठंडा इलाका है धरती का, तो अगर हम क्षोभ मंडल कहेंगे ना तो वो भी आएगा इसमें। क्लियर है? तो मैं ये पूछ रहा हूं कि तापमान सबसे कम कहां पाया जाता है, तो एक विकल्प तो आपको यही मिला, क्षोभ मंडल। इंग्लिश में क्या कहेंगे बेटा? ट्रोपो, ट्रोपो। हाँ, थोड़ा सा इंग्लिश में गड़बड़ सड़बड़ होता है, घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रोपोस्फेयर। बी, हाँ, समताप मंडल। समताप मंडल को क्या कहेंगे बेटा? स्ट्रेटोस्फेयर। क्लियर है? सी, ओजोन मंडल। ओजोनोस्फेयर कहते हैं। डी, मध्य मंडल, मेजोस्फेयर। मध्य मंडल को क्या कहते हैं बेटा? मेसोस्फेयर या मेजोस्फेयर कहते हैं। प्रश्न तो है ही नहीं है, प्रश्न लिखा नहीं तो प्रश्न बोल दिया। मेरा प्रश्न यह है कि यहाँ ये जो विकल्प आपको दिख रहे हैं, इन विकल्पों में सबसे कम तापमान कहाँ होता है? तो उत्तर आप पहले बताएंगे, फिर हम तो बताएंगे। पहला प्रयास आप करेंगे, अंतिम प्रयास मैं करूंगा। हाँ, कोशिश करें। तो एक हमारे मित्र का कहना था कि सबसे कम तापमान होता है समताप मंडल में। मुस्कुराइए मत, चुनिए, माइनस मार्किंग नहीं है। ऐसे मन कर दिया तो कुछ बोल ही दिया है ना, तो मैंने कुछ सोच समझ के बोला था कि ऐसे ही रैंडमली चुन लिया। नहीं, जवाब दीजिए बेटा प्लीज, क्योंकि हम यहां इसे जान तो छोड़ेंगे नहीं, हम तो क्यों भी पूछेंगे। तो अगर रैंडम आप चुने हो, मैंने 4 ठो है तो कोई एक रिस्क ले लेते हैं, अगर ऐसे आपने चुना है तब तो ठीक काम नहीं किया है ना। कभी कभी रैंडम चुन के भी सही हो जाता है, तो बहुत खुश मत होइएगा, क्योंकि वो जो सही हुआ है ना, वो कालिदास वाली स्टाइल में सही हुआ है, उसमें आपको भरोसा नहीं है। हाँ बेटा। अच्छा देखो, आप लोग बुद्धिमान नहीं हो, 4 लोग 4 विकल्प चुन लो, तो कोई ना कोई तो सही हो ही जाएगा। अब 2 विकल्प तो हमारे मित्रों ने चुन ही लिया, अब 2 और बचा है, चुन लो, तो एक की सही होने की तो गारंटी हो ही जाएगी। हाँ, चुनो। नहीं, उत्तर बताओ, अभी कहना हो ना, क्षोभ मंडल। चलो बेटा, तुम्हारा सी, तुम्हारा कौन सा? समताप मंडल। तो पहले तो मैं सोच रहा हूं कि टेम्परेचर लिख दूं, है ना, ताकि आपको देख के आइडिया लग जाए। यहां जो तापमान होता है टॉप पे, वो होता है -70 डिग्री सेल्सियस। बस आप अंदाजा लगा लो ये तापमान कितना कम है। एक फ्रिज व्रिज जो हम लोगों का है ना बेटा, वो 0 डिग्री बनाते बनाते उसकी नाक में दम हो जाता है। वैसे आजकल तो डीप फ्रीजर व्रीजर आ गया है, तो उसमें भी -4, -10, -20 तक रहता है, खूब पावर यूज करता है, तो यहाँ तक कर पाता है। यहाँ फोकट में -70 डिग्री है।
क्षोभ मंडल की सीमा पे गलती से अंतरिक्ष यान से बाहर निकल गए ना, हाँ, तो अकड़ने में टाइम लगेगा नहीं, टेढ़े मेढ़े हो जाओगे पल भर में। क्लियर है? यहां जो तापमान है वो भी माइनस में ही रहता है, लेकिन इससे कम नहीं रहता। क्लियर है बेटा? यानी टेम्परेचर ये समताप मंडल में भी माइनस में ही रहता है, लेकिन -70 से कम नहीं होता। यानी मान के चलो कि -42 -50 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द रहता है, यानी माइनस में ही रहता है, पॉजिटिव तो नहीं ही रहता। ओजोन मंडल में टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहता है। अब काहे रहता है, बुद्धि लगाओगे तो खुद ही समझ में आएगा, पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाएगा। यहां जो टेम्परेचर होता है वो -110 डिग्री सेल्सियस है। तो आपको बधाई, आपका उत्तर सही है ना? आपने मध्यमंडल को चुना था, कैसे चुना था मुझे नहीं पता, लेकिन आंसर यही है कि सबसे कम जो तापमान रिकॉर्ड किया जाता है वो मध्यमंडल की सीमा पर, यानी लगभग 90 किलोमीटर की ऊंचाई पे तापमान -110 तो रिकॉर्ड ही किया गया है। हो सकता है किसी समय इससे भी कम रहा हो, इतनी तो गारंटी है कि वहां -110 डिग्री सेल्सियस। सोच लो बेटा, ये कितना कम तापमान है। यकीन नहीं होता कि हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं और तापमान इतना कम होने लगता। अरे हम 90 किलोमीटर सूरज की ओर गए हैं, टेम्परेचर बढ़ने की जगह पे -110 हो रहा है साहब। धरती पे -110 टेम्परेचर बनाते बनाते ना नाक में दम हो जाएगा, बनेगा नहीं जल्दी। क्रायोजेनिक इंजन हम लोग बनाते हैं ना, तो माइनस में टेम्परेचर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, और दुनिया के सारे देशों के पास ये क्षमता ही नहीं है। ये आसान नहीं है बेटा। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है बेटा, दिमाग में रखना है, क्योंकि देखो कंपटीशन में हमारे हिसाब से तो नहीं पूछेंगे, एग्जामिनर अपने हिसाब से पूछेगा, उसको जो समझ में आएगा वो पूछेगा, कहीं से पूछ लेगा। तो हर चीज पर नजर रखनी है। क्षोभ मंडल में मोटी मोटी चीज आपने पढ़ा, घना है, अच्छी बात है, ये भी पूछ लेगा। वायुमंडल कौन सा हिस्सा सबसे डेंस है, पूछा जा सकता है। टूटे हुए तारे की घटना वायुमंडल के किस हिस्से में देखी जाती है, इसमें हमने बच्चों को गलत करते हुए देखा है। 90% चले जाते हैं आयन मंडल में। आयन मंडल में भी कुछ दिखता है, आयन मंडल में ध्रुवीय ज्योतियां दिखती हैं, अरोरा दिखता है। आयन मंडल में टूटे हुए तारे की घटना नहीं दिखती। टूटे हुए तारे की घटना तो यही दिखती है। हाँ, आयन मंडल में जो दिखता है उसको हम लोग अरोरा कहते हैं, ध्रुवीय ज्योतियां कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियोलिस। ये ध्रुवीय ज्योतियां ये आयन मंडल में दिखाई देती हैं। और दिखाई क्या देती हैं, मैंने आजकल तो यूट्यूब वगैरह है, अब आप लोग यूज ही नहीं करते हो, तो कल्पना की दुनिया में क्यों रहे, हकीकत की दुनिया में आइए ना। यूट्यूब पे जाइए, अरोरा इंटर करिए, दिखा देगा आपको पिक्चर में। इतनी लहरदार रोशनी दिखाई देती है ना बेटा, रंग बिरंगी रोशनी, बड़ा मनोहारी दृश्य होता है। रात स्याह नहीं होती, एकदम जगमगाती हुई रात होती है, पूरे आकाश में रंग बिरंगी रोशनियां दिखाई देती हैं, इसको अरोरा कहते हैं। लेकिन अरोरा बेटा क्षोभ मंडल में नहीं, आयन मंडल में। क्षोभ मंडल में शूटिंग स्टार। और क्षोभ मंडल की जो खासियत है, जो कंपटीशन में फ्रिक्वेंटली पूछा गया है, क्योंकि इतना पूछा गया है कि अब वो पूछते ही नहीं। लेकिन ये है कि गाहे बगाहे दिख सकता है, वो ये कि यहाँ ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आती है, जिसको हम लोग लैप्स रेट कहते हैं, ह्रास दर कहते हैं। दर इसलिए कहते हैं कि लगभग फिक्स है कि हर 165 मीटर की ऊंचाई पे तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता है ना? अगर आप चाहते हैं कि यहीं आप थोड़ा सा ठंडक के माहौल में रहें, तो खूब ऊंची बिल्डिंग बनाओ, है ना? और जब गर्मी आए तो एकदम ऊपर चढ़ जाओ। मुझे लगता है माइनस में भी टेम्परेचर मिल सकता है, तो डिपेंड करता है आप कितना ऊंचा बना रहे हो। लेकिन इतना जरूर है कि हर 165 मीटर की ऊंचाई पे टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस क्रमशः घटता चला जाएगा। और जो मैंने बताया था कि यही कारण है कि ऊंचे पर्वतों पे
हिल स्टेशन पे सामान्य रूप से आप देखते हो गर्मियों में भी बर्फ जमी होती है। हिमालय पे अगर आप जाओ तो 5,000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर, अरे भाई हिमालय 8-9 किलोमीटर की ऊंचाई पे है ना बेटा, अरे 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट है। लेकिन हिमालय में 5 किलोमीटर यानी 5,000 मीटर से ऊपर गए तो वहां हमेशा आपको बर्फ मिलेगी, चाहे शीत ऋतु हो चाहे ग्रीष्म ऋतु हो, फर्क नहीं पड़ता। स्नो लाइन मिल जाती है, बर्फ रेखा मिल जाती है, उसके ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही दिखेगी। तो भैया 5 किलोमीटर तो हम लोग करीब चले गए सूरज के, तो गर्मी थोड़ी बढ़ जानी चाहिए, लेकिन स्नो लाइन क्यों है? मैंने कारण आपको बताया था कि ऐसा इसलिए होता है कि वायुमंडल प्रत्यक्ष सूर्यताप से गर्म नहीं होता, वो पार्थिव विकिरण से गर्म होता है, नीचे से गर्म होता है। तो डेफिनेटली ऊपर जाएंगे तो तापमान कम होता चला जाता है। ये सब हुआ। हाँ देखो, एक चीज शायद मिसिंग हो गई है, वो जाने अनजाने हम नहीं लिखा पाए कि क्षोभ मंडल की सीमा पे तापमान कितना मिलता है। भाई इस हिसाब से घटता अगर जा रहा हो तो हम अगर उसकी बॉर्डर पे पहुंचे क्षोभ मंडल के, तो वहां कोई तापमान तो मिलेगा ना बेटा, सबसे ऊंचाई पे वहां तापमान मिलेगा -70 डिग्री सेल्सियस। वहीं लिख लो कहीं, एक आध लाइन की जगह है, हाँ लिख लो। क्षोभ मंडल की सीमा पर क्षोभ मंडल की सीमा पर तापमान कितना बेटा? -70 रिकॉर्ड किया गया। हो गया बेटा? अच्छा, हेडिंग क्या है बेटा? समताप मंडल। तो थोड़ा लिख लिया जाए इसके बारे में। हाँ लिखें। क्षोभ मंडल की सीमा से लेकर, क्षोभ मंडल की सीमा से लेकर हाँ क्षोभ मंडल, नहीं नहीं गलत उत्तर है बेटा सूर्य प्रताप जी, क्षोभ मंडल नहीं मध्य मंडल है सही उत्तर। बोर्ड पे देखा होगा आपने, वहां लाइन वाले भी ट्राई मार रहे थे। ठीक है, कौन सा उत्तर था तो एक्चुअल में कमेंट में देख नहीं पाता, थोड़ा देर से मैंने देखा। तो सामान्य रूप से ये लगता है कि क्षोभ मंडल में तापमान सबसे कम है, लेकिन सबसे कम तापमान क्षोभ मंडल में नहीं, मध्य मंडल। दोबारा लिखें, क्षोभ मंडल की सीमा से लेकर कहां बेटा? 10 या 18 जो भी सीमा हो, क्षोभ मंडल की सीमा से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह मंडल, लिख नहीं रहो बेटा, क्षोभ मंडल की सीमा से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल फैला होता है, विस्तारित होता है। क्लियर है बेटा? कॉमन सी इंफॉर्मेशन है, वो तो वहीं पे आपको दिख रहा था। लिखें, इस मंडल में तापमान स्थिर रहता है। इस मंडल में तापमान क्या रहता है बेटा? स्थिर रहता है। तापमान में परिवर्तन नहीं होता ऊंचाई की ओर बढ़ने पर। यानी जैसे जैसे समताप मंडल में आप ऊपर की ओर जाओगे, यहां तापमान में कोई अंतर नहीं देखने को मिलता। क्लियर है बेटा? लेकिन इसका अन्यथा अर्थ मत लगा लेना। क्या यहां तापमान पॉजिटिव नहीं होता, माइनस में ही रहता है, लेकिन कांस्टेंट रहता है। नीचे से ऊपर तक तापमान लगभग उसी के इर्द गिर्द रहता है। बस क्योंकि तापमान स्थिर रहता है, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए सुंदर सा नाम मिल गया, समताप मंडल। यानी यहां तापमान सम बना रहता है। क्लियर है बेटा? एक बात ध्यान, अभी भूगोल पढ़े नहीं हो बेटा, आगे अभी पढ़ना है बहुत कुछ। अगर तापमान का अंतर नहीं होगा तो बहुत कुछ नहीं होगा। तापमान का अंतर नहीं होगा तो वायुदाब का अंतर नहीं होगा, और वायुदाब का अंतर नहीं होगा तो पवन नहीं चलेंगे।
अभी वो पवन वन छोड़ो बवाल, अभी आगे आएगा, हम विस्तार से बात करेंगे। इसका मतलब है कि समताप मंडल में पवन का प्रवाह स्थिर होता है, यानी पवन वहां पे नहीं चलते। क्षोभ मंडल की सीमा पे पवन चलते हैं, जेट पवनें चलती हैं, 300-350, 350 किलोमीटर की स्पीड में चलते हैं, है ना। तो सुरक्षित इलाका कौन सा है बेटा? समताप मंडल। इसीलिए कहा जाता है कि वायुयान के उड़ाने की आदर्श दशाएं कहां बनती हैं? समताप मंडल में। लेकिन ये प्रश्न पढ़ के मुझे थोड़ी सी वेदना होती है, थोड़ी तकलीफ होती है। या तो मैं ही बहुत बड़ा विद्वान हो गया हूं, हाँ, कभी कभी ये भी महसूस होने लगता है। कोई जहाज समताप मंडल में नहीं उड़ाए जाते। अरे बेटा, गूगल है आपके पास, पूछ लो ना कि परिवहन विमान या फाइटर विमान कितनी ऊंचाई पे उड़ते हैं। कोई समताप मंडल में नहीं उड़ता। लेकिन ये सड़ा हुआ कॉमन सा क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है, हर बार उत्तर यही है कि हवाई जहाज कहां उड़ाए जाते हैं? समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं, है ना इसका उत्तर। मुझे लगता है कि पूछने वाले की मंशा कुछ अलग थी, पूछ लिया गया कुछ अलग, और मार्केट में प्रचलित हो गया कुछ अलग। वायुयान को उड़ाने की वहां आदर्श दशा है, आइडियल कंडीशन है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वहां जहाज उड़ाए जाते हैं। अरे बेटा, परिवहन विमान देख लो, 70,000, 80,000, 90,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। आप पहुंच गए समताप मंडल में। अच्छा, अगर समताप मंडल में मान लो पहुंच ही गए, तो क्षोभ मंडल पार करके जाओगे ना, हाँ या ना? और उन हवाओं से भी मुकाबला होगा, जेट पवनों से। और जहाज को तो ऐसे उठा के फेंकेंगी ना जैसे आंधी में तिनके होते हैं। कहां उठा के फेंकेंगी कोई भरोसा नहीं। कभी कभी तो जेट पवनें होती हैं, वो लहर बना के चलती है। अभी घबराना मत बेटा, सारा पवन वन हम आएंगे तो विस्तार से बात करेंगे, अभी चिंता की बात नहीं है। थोड़ा आपको डर आ रहा है, हाँ बिल्कुल, डरना भी जरूरी है। तो क्षोभ मंडल में जो पवन चलती है ना, वो कभी कभी नीचे की जो विक्षोभ वगैरह होते हैं, टर्बुलेंस होते हैं, उसके कारण वो लूप बनाने लगती है, सीधे ना चल के लहरदार होने लगती है। उसकी लहर कभी कभी नीचे आ जाती है, लूप नीचे आ जाता है। और कभी कभी ढेर सारे जो परिवहन विमान उसी लूप के चपेट में आ जाते हैं, और फिर देखते हैं कि उड़ता उड़ता विमान गायब, और लग जाते हैं कहां गया कहां गया, तो मालूम चला हिंद महासागर में गया, तो अभी तक मलबा ही नहीं मिला। अरे भाई, मलेशिया के विमान गायब हो गया, देखा आपने, 6 महीने तक इतना पता ही नहीं चल रहा था। तो ये सब बेटा प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो इतना समझ लें कि भैया देखो, हम किसी को पढ़ाने और किसी को समझाने नहीं गए हैं, हम गए हैं परीक्षा में नंबर लेने, है ना। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछे कि जहाज कहाँ उड़ाए जाते हैं, भैया जी तो समताप मंडल ही कर दीजिएगा, क्योंकि यही वो पूछा जाता है और यही आपसे उम्मीद करते हैं। जबकि क्वेश्चन ये पूछा जाना चाहिए था कि वायुयान को उड़ाने की आदर्श दशा कहाँ है। अब ये ना पूछ के यही पूछ लेते कहाँ उड़ाया जाता है। कोई विमान समताप मंडल में नहीं जाता। एक बात, अगर चला भी गया तो आना भी होगा। बोल नहीं रहे? अरे उतरना पड़ेगा ना किसी हवाई अड्डे पर, और जाहिर सी बात है, अब क्षोभ मंडल से होके आना पड़ेगा, और क्षोभ मंडल बाहर से किसी को आने नहीं देता। और किसी विमान में मुझे नहीं लगता कि थर्मोटाइल और थर्मोशील्ड लगी होती है जो 3000 डिग्री सेल्सियस को बचा लेगी। तो अगर आप पढ़े हैं, चीजों को समझते हैं, तो खुद ही लगता है कि क्या मजाक है। लेकिन ये क्वेश्चन मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है, उत्तर उसका निर्धारित कर लिया है, आयोग ने भी निर्धारित कर लिया। तो भैया, हम आयोग को न समझाने गए हैं न पढ़ाने गए हैं, जो वो कहलवाना चाह रहे हैं वो हम कह देते। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये होना चाहिए कि आदर्श दशा कहाँ है। आदर्श दशा वहां होगी जहां पवन स्थिर होंगे। क्लियर है बेटा? लिख लो भैया, आप भी ना, आ जाएगा परीक्षा उरीक्षा में तो मुझे कोसोगे कि लगे भाषण दे रहे, हम खुद ही कंफ्यूज हो गए, है ना। लिखें। इसी कारण समताप मंडल में वायुयान को उड़ाने की आदर्श दशाएं होती हैं। वायुयान को उड़ाने की क्या बेटा? आदर्श दशाएं होती हैं।
समझ में आ रहा है बेटा? देखो एकदम शीशे जैसा साफ होना चाहिए, है ना। कोई चीज आपके दिमाग में जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए कि जैसे कभी मन महसूस के कह दें कि चलो ठीक है बोल रहे हैं तो मान ही लेते हैं। ये नहीं होगा। स्वाभाविक आने दीजिए, स्वतः आने दीजिए, मन को स्वीकार करने दीजिए कि हाँ सही बोल रहे हैं, तब वो बात घर करती है। नहीं तो याद भी कर लेंगे, जब कह दिए हैं तो भाई चलो याद ही कर लेते हैं, तो मजा नहीं आता बेटा। नैसर्गिक आने दीजिए अंदर, तो हम मजबूत हो जाएंगे विषय पर। यहां तक क्लियर है? अब बवाल होगा, और बहुत बड़ा बवाल होगा, और ये बवाल सामान्य रूप से किताबों में नहीं है, किसी भी किताब में इसका वर्णन नहीं है। थोड़ा पैरा चेंज करिए, आगे से लिखिए। अब मुझे लगता है ये प्रश्न आपसे पूछा भी गया है। अभी आगे जो हम लिखाने जा रहे हैं ये प्रश्न आपसे पूछा, लेकिन मुरव्वत किया है एग्जामिनर ने, दया दिखाई है आपसे। आपसे वह नहीं पूछा है जो पूछ के आपका तिल निकाल देता। उसने वह पूछा है जो सामान्य बच्चे को पढ़ना चाहिए था, आपने भी पढ़ा था। उसने पूछा था ना कि ओजोन मंडल निम्न में से किस मंडल का हिस्सा है? शायद पीसीएस में था या सिविल में था। ये समताप मंडल का ही हिस्सा है बेटा। देखिए समताप मंडल की जो ऊपरी सीमा है, यानी 30 किलोमीटर से लेके जो 50 किलोमीटर का रेंज है, वहां पे एक गैस विशेष की बहुतायतता पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ओजोन। ठीक है, अब ओजोन हम पढ़ेंगे तो थोड़ा बवाल होगा, है ना, डिटेल होगा। लिखें पैरा चेंज करके, समताप मंडल की ऊपरी सीमा, समताप मंडल की ऊपरी सीमा अर्थात 30 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अर्थात कितना बेटा? 30 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस की अधिकता के कारण इसे ओजोन मंडल कहते हैं। ओजोन गैस की अधिकता के कारण इसे क्या कहते हैं बेटा? ओजोन मंडल कहते हैं। ठीक है, हो गया ना समताप मंडल? हाँ, अगर मैं चाहूं तो हो ही गया है ना? क्योंकि आपको नहीं पता है कि इसके आगे की दुनिया क्या है। अब चालाकी मुझे दिखाना हो तो मैं यही कह दूं हो गया। नहीं, अभी शुरू हुआ, तो थोड़ा इसको डिटेल में जाएंगे बेटा और इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली जो ओजोन गैस है उसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा कि वो O3 होती है, यानी ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल जब मिल जाते हैं तो ओजोन O3 होती है। ओजोन गैस बहुत जहरीली गैस है, बहुत विषाक्त गैस है। इसे जहां होना चाहिए वो वहीं रहे तो बेहतर है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि 90% जो ओजोन गैस है वो समताप मंडल में होती है, 10% ओजोन गैस क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, और ये 10% जो क्षोभ मंडल में होती है, हो जाती है, वो हमारी जान लेती है। इसको कहते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। ये अभी नहीं पढ़ाएंगे बेटा, आगे हम जाएंगे तो डिटेल में बात करेंगे, जिसमें पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जिसको हम लोग पैन कहते हैं, उसका निर्माण हो जाता है, ओजोन गैस का निर्माण हो जाता है। अब नहीं होना चाहिए, यहाँ जहाँ हम सांस ले रहे हैं वहाँ ओजोन गैस नहीं बननी चाहिए। ओजोन गैस बन जाती है, हमारा प्राण ले लेती है ना बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा? केमिकल नहीं, फोटोकेमिकल स्मॉग। तो ये आएगा, हम आपको बताएंगे। लेकिन 90% जो ओजोन गैस है वो समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन गैस के बारे में कहा जाता है ये नेचुरल सनस्क्रीन है। अरे भाई, मार्केट में जाते हैं कॉस्मेटिक की दुकान से तो गर्मियों में एक क्रीम की बड़ी डिमांड होती है, अमूमन महिलाओं में सनस्क्रीन, है ना। तो कहते हैं कि थोड़ा बाहर बाहर निकलना पड़ता है, इसे सनस्क्रीन दे दीजिए। तो सनस्क्रीन क्या करता है? अरे भाई, स्किन को थोड़ा प्रोटेक्ट करता है सनलाइट से। तो पुरुषों को तो बड़ा फर्क पड़ता नहीं है स्किन स्किन को लेके, महिलाएं थोड़ी चिंतित रहती हैं, वो अलग चीज है। तो सनस्क्रीन ये प्राकृतिक सनस्क्रीन है, नेचुरल सनस्क्रीन है। कौन बेटा? ओजोन गैस। क्योंकि सूर्य के प्रकाश में
विद्यमान जो अल्ट्रावायलेट रेज है इन्हें यह अवशोषित करती है। ध्यान रखना, शब्द ध्यान से सुनना, यहां घेरा आपको, अपवर्तित करती है, परावर्तित करती है, अवशोषित करती है, इसी में कई लोग डूब गए। तो ध्यान रखना, एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है। और उसमें भी आपने पढ़ा होगा यूवी कई प्रकार के होते हैं, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी, है ना। खैर उधर हम नहीं जाएंगे बेटा, वो बहुत कॉमन फीचर है, आजकल हर बच्चा पढ़ा हुआ है। एक वैज्ञानिक थे जोसेफ फरमन, क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1985 में एक रहस्य को उजागर कर दिया, एक राज उन्होंने खोल दिया। उन्होंने कहा कि हर वर्ष सितंबर से नवंबर के बीच में, ध्यान रखना महीना फिक्स है, सितंबर से नवंबर के बीच में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद हो जाता है। लेकिन ये फिक्स है, ये प्रतिवर्ष होगा और ये सितंबर से लेके नवंबर के बीच में होगा। बोल नहीं रहो बेटा। देखो भूगोल का जो हर ज्ञान बेटा एक दूसरे को सपोर्ट करता है। तो चूंकि अभी हम लोग तो ढेर सारे ज्ञान से अछूते हैं, अभी पढ़ेंगे, लेकिन हर ज्ञान एक दूसरे को मदद करता है। थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए। इसीलिए हम पहले एस्ट्रोनॉमी पढ़ाते हैं, ताकि पृथ्वी का हम व्यापक परिचय करा दें। बीच बीच में बवाल आता रहता है, और इस बार हमने थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर दिया, यानी हमने वायुमंडल से शुरू कर दिया। आज बच्ची ने कहा था कि वो जहां पढ़ाए थे वहीं के आगे चले, तो मुझे लगा कि इसकी इच्छा है तो वहीं से आगे बढ़ते हैं भाई। लेकिन ये है कि हम पढ़ाएंगे बेटा, सब पढ़ाएंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, बच्चों को लगता है कि अच्छा छोड़ ही देंगे, तो हम क्या जाने कि छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं। अरे बेटा, जितना आपके लिए जरूरी है उससे कहीं ज्यादा मेरे लिए। मैं अगर प्रमाणित नहीं होऊंगा, मुझे आप प्रमाणित नहीं करोगे, तो यहाँ कौन आएगा पढ़ने के लिए भाई। वो सीधी सी बात है, मैं अपना 110% दूंगा। क्यों ना दूं भाई, इसमें मेरा नुकसान कहाँ है। छुपाते, हाइड करते, बच के निकलते, तो शायद इसलिए कि मेरा कुछ मैं अगर अपना बेहतरीन नहीं करूंगा आपके साथ, तो आपका बेहतर नहीं होगा, और आपका अगर बेहतर नहीं होगा तो मेरा भी बेहतर नहीं होगा। सीधी सी बात है। अरे भाई, जब बच्चे पोजीशन लगाते हैं तब भी तो मेरी शान बढ़ती है, और हम पढ़ाएंगे बढ़िया तभी तो होगा, नहीं तो होगा नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है बेटा। अगर नहीं समझ में आएगा तो भी मन महसूस के मान लेना जो हम कह रहे हैं, है ना। लेकिन मेरा वायदा है कि हम एक दिन आपको समझा लेंगे, क्योंकि पढ़ाई सीढ़ी जैसी है बेटा। धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो हम सीढ़ी अपना निर्माण करके रखे हैं, और मुझे पता है कि मैं कैसे आगे बढ़ूंगा ज्योग्राफी में। इस बार मैंने थोड़ा व्यतिक्रम कर दिया, जिसका खामियाजा भुगतेंगे आप भी, हम भी, क्योंकि मुझे पलट पलट के चीजें समझानी पड़ेंगी। जैसे ये पृथ्वी है ना बेटा, ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा माने शून्य अंश अक्षांश, और ये नॉर्थ पोल है, और ये साउथ पोल है। हमने बात किसकी किया बेटा, अंटार्कटिका की। तो अंटार्कटिका किधर है, उत्तरी ध्रुव की तरफ है कि दक्षिणी ध्रुव की तरफ है, या पूर्वी ध्रुव की तरफ है या पश्चिमी ध्रुव की तरफ। अरे भैया, पूर्वी और पश्चिमी ध्रुव होता ही नहीं है ना। तो किधर है बेटा, दक्षिणी ध्रुव की तरफ है। तो इधर मान लो अंटार्कटिका है, ये है ना। साल भर बर्फ से ढका रहता है। महीना कौन सा बोला मैंने, सितंबर टू नवंबर में हम लोग क्या क्या हालचाल होता है, ठंडी। हाँ, यही सुनना था। हाँ, तो नवंबर या दिसंबर में आप मान के चलो कि धीरे धीरे ठंडक दस्तक दे रही होती है। अब भीषण ठंड तो नहीं आती, लेकिन ठंडक आ रही होती है। इसका मतलब सूर्य अब इधर की ओर बढ़ रहा है ना। अब इस बीच में यहां हो क्या जाता है बेटा, यानी ये कहें कि बसंत काल तो रहता ही है। शरद काल या वसंत काल, हम लोग शरद बोलेंगे, कोई वसंत बोलेगा, वो अलग बात है। एक कि ये घटना हमेशा दक्षिणी गोलार्ध में ही होती है, और ये घटना हमेशा अंटार्कटिका के ऊपर ही होती है।
और प्रतिवर्ष होती है। यहाँ ओजोन की परत में छेद हो जाता है ना, और फिर हम लोग सुई धागा लेके पहुंचते हैं, उसको ठीक करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। मामला गंभीर है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। जो ओजोन गैस है बेटा, ये दो जगह है। 90% ओजोन गैस जो है वो संताप मंडल में है। क्लियर है? और 10% के आसपास ये क्षोभ मंडल में होती है, और यही ठीक नहीं है। अगर गलत जगह पे हो गई तो लाशें बिछे जाएंगे धरती पर। तो फोटोकेमिकल स्मॉग के परिणाम स्वरूप ये उत्पन्न हो जाती है ओजोन गैस, और पैन भी उत्पन्न हो जाता है। तो अभी तो वो सब मैटर नहीं है, कोई दूसरा मैटर है जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग। लंदन में फोटोकेमिकल नहीं, केमिकल स्मॉग हुआ 1952 में, 5000 लोग मर गए। ये साक्ष्य है बेटा, एविडेंस है कि लंदन में 1952 में ये फोटोकेमिकल है, ठीक है। इससे कम खतरनाक होता है केमिकल, कैसे केमिकल स्मॉग का असर हुआ और लंदन में 5000 लोग मर गए। भारत में 5-6 हजार मर जाए तो बहुत तकलीफ नहीं है, 140 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, वहां 6 करोड़ लोग हैं। और 52 की बात कर रहा हूं तो और भी कम जनसंख्या रही होगी। उसमें से 5000 एक ही दिन कम हो जाए तो बहुत बड़ी क्षति है ना। ये सब बहुत आसान चीजें नहीं बेटा। मैं तो हर विंटर में घबराता हूं कि दिल्ली कहीं चपेट में ना आ जाए, आते आते बचती है। लेकिन ये कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, एक न एक दिन बेटा तो कहर टूटेगा ही दिल्ली में। सरकारें कोशिश कर रही हैं, और सही वक्त पे अगर कोशिश नहीं किया तो देर हो जाएगी। और दिल्ली में अगर केमिकल या फोटोकेमिकल स्मॉग हो गया तो लाशें बिछ जाएंगी दिल्ली में, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। वो सब सरकार अभी से सचेत हो जाए, सतर्क हो जाए, वैसे हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। ये सब बड़ी खतरनाक बात है बेटा। अब जरा सुनो, तो जोसेफ फरमन ने इसका अध्ययन किया बेटा, तो थोड़ा शुरुआत करें। लेकिन ओजोन हम बतियाते रह जाएंगे बेटा, पूरा लेक्चर निकल जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा आगे भी बढ़ते रहे। लेकिन 1985 में जोसेफ फरमन लिख दे रहे हैं बोर्ड पे भाई। जोसेफ फरमन ने अंटार्कटिका के अध्ययन में यह पाया कि प्रतिवर्ष सितंबर से नवंबर के मध्य सितंबर से कहां बेटा, नवंबर के मध्य ओजोन परत में छेद हो जाता है, सुराख हो जाता है। ठीक है, कैसे सुराख हो जाता है? जैसे कपड़े उपड़े में सुराख हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं। क्या है मामला, थोड़ा समझ लें। तो अभी हम लिखवाएंगे इसको, तो लिखिएगा, सब लिखना पड़ेगा बेटा, वो नहीं तो फिर नुकसान हो जाएगा आपसे। और आजकल पर्यावरण से जुड़ी हुई ये चीजें हैं, पूछा बहुत जा रहा है, क्योंकि सीधे सीधे कनेक्टेड है बेटा इन्वायरमेंट से। तो थोड़ा देख लें। ओजोन परत की नापने की इकाई डॉप्सन है, पढ़ा है आपने। तो डॉप्सन अगर है तो एक डॉप्सन बराबर कुछ होता ही होगा। तो एक डॉप्सन बराबर होता है 0.01 mm। क्लियर है बेटा? अरे किलोमीटर, तो अगर किलोमीटर हम कहते हैं तो किलोमीटर कुछ दूरी होती होगी ना। किलो हम कहते हैं तो किलो कुछ वजन होता होगा ना, तब ना 5 किलो समझेंगे। 1 किलोमीटर का मतलब समझ में आएगा, या 1 मीटर का समझ में आएगा,
तो 5 किलोमीटर का वजन समझ में आएगा, है ना? दूरी समझ में आएगी। 5 किलो कुछ नहीं है, आगे जो जोड़ेंगे उससे निर्धारित होगा। 5 किलो ग्राम, अब दूसरी दिशा में चला गया। 5 किलो मीटर, 5 किलो वॉट, 5 किलो बाइट। अब समस्या किलो माने अन्यथा न समझें, किलो माने जस्ट 1000 और कुछ नहीं। जब हम कहते हैं 5 किलोमीटर तो इसका मतलब 5000 मीटर। मीटर पता है तो 5000 भी पता होगा। एक डॉप्सन बराबर होता है 0.01 mm, है ना बेटा? ये एक वैज्ञानिक थे डॉप्सन, जिन्होंने एक इकाई डेवलप की जिसको हम लोग शार्ट में DU के नाम से जानते हैं। अब ये देखा गया है कि ओजोन परत कितनी होनी चाहिए, तो कहा 300 डॉप्सन होनी चाहिए। यानी ओजोन परत की जो मोटाई होनी चाहिए नॉर्मल, वो होनी चाहिए कितनी बेटा? 300 डॉप्सन होनी चाहिए। तो 300 डॉप्सन माने कितना मिलीमीटर, आप समझे रहे? 3 मिलीमीटर। अब 3 मिलीमीटर कितना मोटा होता है आपको आइडिया होगा ही। कहा जाता है कि जब 220 डॉप्सन से कम होने लगती है मोटाई, तो हम मान लेते हैं कि ओजोन परत में अब छेद हो गया, यानी जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो अब पेनिट्रेट करके अंदर की ओर आ जाएंगे। तो ये हर वर्ष वहां देखा क्यों जाता है? ये मामला थोड़ा संगीन है, थोड़ा गंभीर है बेटा। ऐसा इसलिए होता है कि आपको पता है कि वहाँ दक्षिणी गोलार्ध में भी शीतकाल आता होगा, उत्तरी गोलार्ध में भी शीतकाल आता है, दक्षिणी गोलार्ध में भी ग्रीष्मकाल आता है, उत्तरी गोलार्ध में भी ग्रीष्मकाल आता है ना? हम पढ़ाएंगे बेटा, निश्चिंत रहिए। तो हम बात कर रहे हैं सितंबर, सितंबर के पहले जून, अरे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, तब न जनवरी आएगी। इसका मतलब है कि सूर्य अभी दक्षिणी गोलार्ध की ओर था, क्योंकि मई जून में सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर होता है, तब हमारे यहाँ गर्मी होती है। हम लोग इस तरफ हैं, यानी हम लोग धरती के इस तरफ हैं, अंटार्कटिका इस तरफ है ना बेटा? तो मई जून में सूर्य की लंबवत किरणें इधर होती है, यानी गर्मी इधर बढ़ रही होती है, अरे सॉरी इधर। और मई जून में इधर क्या होती है? ठंडक होती है। अरे भाई ऑस्ट्रेलिया में ठंडक का समय है, आप फोन करके पूछ लो किसी से, है ना? क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी है, तो विपरीत जो गोलार्ध है वहां पे ठंडक होगी। अब क्या होता है कि मई जून में वहां आ जाती है ठंडक, किधर? दक्षिणी गोलार्ध में ठंडक आ जाती है, तो वहां पे 3 घटनाएं एक साथ होती हैं बेटा, और ये 3 घटनाएं ही जिम्मेदार होती हैं ओजोन परत की क्षति के लिए। पहली घटना होती है जिसको लोग कहते हैं PSC, पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, है ना? जिसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय, सॉरी पोलर है ना, ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल, जिनको एक बड़ा प्यारा सा नाम दिया गया है, नेक्रियास क्लाउड। क्या कहा जाता है बेटा? नेक्रियास क्लाउड। हाँ, इसका एक नाम और भी है, मदर ऑफ पर्ल्स। इन्हीं को PSC भी कहते हैं, इसी को मदर ऑफ पर्ल भी कहते हैं, इन्हीं को नेक्रियास क्लाउड कहते हैं। तो एक तो ये है, ये क्या है अभी हम बात कर रहे हैं आपसे। दूसरा है पोलर वर्टेक्स, ध्रुवीय वाताग्र या ध्रुवीय भंवर कह ले। तीसरा एक्टिव क्लोरीन, सक्रिय क्लोरीन। क्लियर बेटा? ये तीनों घटनाएं एक साथ वहीं घटित हो जाती। कहां? अंटार्कटिका के ऊपर। उधर शीतकाल आता है, तो शीतकाल में पहला काम होता है पोलर वर्टेक्स, ध्रुवीय भंवर, यानी सारी हवाएं जाके वहां गोल गोल घूमना शुरू करती हैं। कहां? अंटार्कटिका के ऊपर, यानी दक्षिणी गोलार्ध के ऊपर। और चूंकि ठंड बहुत होती है,
शीतकाल है तो ठंडक का असर होता है, ठंडक के असर से ये बादल उत्पन्न होने लगते हैं, ये बादल पैदा होने लगते हैं, बड़े कलरफुल होते हैं, रंगीन बादल होते हैं। नेक्रियास क्लाउड कहा जाता है इन्हें, क्या कहा जाता है, मदर ऑफ पर्ल भी कहा जाता है। और इन्हें कहा जाता है ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल, अगर शाब्दिक अर्थ पे जाए तो। अब ये क्या करता है कि एक पतली सी थीन लेयर बना देता है। क्लियर है बेटा? पतली सी थीन लेयर एक क्लाउड की बना देता है, और क्लाउड कम आइस क्रिस्टल ज्यादा रहते हैं। अब ये क्या करता है कि एक लेयर उपलब्ध कराता है, और धरती की ओर से जो जाती हैं गैसें, खास करके CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उनको वो सतह उत्पन्न कराता है, सरफेस। ये वहां जाती हैं, सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है, क्लोरीन फ्री हो जाता है, और जैसे क्लोरीन फ्री होता है वो एक्टिव हो जाता है। और क्लोरीन को और कोई पसंद हो ना हो, ऑक्सीजन बहुत पसंद है, और ये फटाफट ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाने लगता है। और वहां जो ओजोन का एक खेल चलता है, वहां एक गेम होता है बेटा। गेम क्या होता है कि O2 टूटता है O और O में, है ना? वो जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है ना, उससे वो O में टूट जाता है, फिर एक O जाके जुड़ जाता है O2 से, तो बन जाता है O3। हम एक का उदाहरण दे रहे हैं, वहां एक ही नहीं है, वहां बहुत ज्यादा है, O3 बन गया। लेकिन O3 भी बहुत अस्थाई नहीं होता, इसके साथ जाके फिर एक O जुड़ जाता है, और ये बन जाता है O4, और O4 बिल्कुल अस्थाई है, और ये फिर टूट जाता है O2 और O2 में, फिर ये OO में टूटेगा, फिर O जा जाके जोड़ेगा। तो यहां खेल हो रहा होता है। O3 कोई ऐसी गैस नहीं है जो परमानेंट वहां बनी रहेगी, नहीं समझ पा रहे हो? जैसे चौक की जो मार्केट है आपके यहाँ, वहां हमेशा भीड़ रहती है ना, सामान्य रूप से। तो क्या एक ही आदमी सुबह से शाम तक वहां रहता है? लोग जाते रहते हैं, फिर लगभग उतने आते रहते हैं, फिर वो जाते रहते हैं, फिर वहां एक खेल हो रहा है, बोल नहीं रहे। और वही हो जाए एक धड़ाम, भीड़ नदारत, है ना, भीड़ भाग खड़ी होगी, पूरा सन्नाटा आपको दिखेगा, है ना। फिर वहां भीड़ कैसे जुटाएंगे आप? वो खेल फिर चालू हो जाए, लोगों को घरों से पकड़ पकड़ के ले आए, चलो सन्नाटा है, रौनक वहां पे, ना 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 ना, ये नहीं करना है। आप अमन चैन बना लीजिए, भीड़ फिर आने जाने लगेगी। तो वहां कुछ आतंकवादी टाइप के लोग पहुंच जाते हैं। कौन? क्लोरीन। और ये पूरा इस खेल को बिगाड़ के रख देती है। कहा जाता है क्लोरीन का एक अणु 1,00,000 ऑक्सीजन के अणुओं को तबाह करता है, पूरा इलाका वो ध्वस्त कर देता है। जैसे नवंबर के बाद, तो नवंबर के बाद आपको पता है कि अब उधर ग्रीष्मकाल आएगा। हमारे यहाँ तो शीतकाल दस्तक देगी, उधर ग्रीष्मकाल आएगा। जैसे ग्रीष्मकाल आता है, ध्रुवीय भंवर टूट जाता है, बिखरने लगता है, नेक्रियास क्लाउड खत्म होने लगते हैं, और फिर फ्री रेडिकल क्लोरीन के उत्पन्न नहीं हो पाते, फिर धीरे धीरे खेल वहां शुरू हो जाता है, ओजोन परत बन जाती है। क्लियर हुआ बेटा? लिख लो। तो ये सब भी लिख लो, डॉप्सन वगैरह भी लिख लो, काम आएगा, नोट बना के लिख लो। आजकल सारे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, सब रट वट के पहले से तैयार है ना, होना ही चाहिए बेटा। लिखें, ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में नापी जाती है। किसमें नापी जाती है बेटा? डॉप्सन में नापी जाती है। ठीक है, बोर्ड पे है बेटा, देख लो, डॉप्सन में नापी जाती है। ठीक है, तो लिख जरूर लो, एक डॉप्सन बराबर, 1 डॉप्सन इज इक्वल टू 0.01 mm, है ना बेटा? लिखें, सामान्य ओजोन परत के लिए इसकी मोटाई 300 डॉप्सन होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बेटा?
300 डॉप्सन होना चाहिए। ठीक है बेटा, जब इसकी मोटाई 220 डॉप्सन से कम होती है तो 220 डॉप्सन से कम होती है तो ओजोन परत में सुराख या छेद माना जाता है। ठीक है बेटा, जोसेफ फरमैन का नाम याद रखिएगा बेटा, बहुत जरूरी है ना। उन्होंने ही इसको ढूंढा, पता लगाया कि हर साल ये घटना होती है। लिखें, अंटार्कटिका के ऊपर प्रति वर्ष यह घटना होने के निम्न 3 कारण हैं। क्या होते हैं बेटा? निम्न 3 कारण होते हैं। अब लग रहा है भूगोल भूगोल पढ़ रहे हैं, थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, थोड़ा अच्छा हो रहा है ना। नॉर्मल से थोड़ा सा एबनॉर्मल की ओर बढ़ रहे हैं। तो जब विषय एबनॉर्मल हो, थोड़ा टेक्निकल होने लगे, तब ना हमारा ज्ञान लोगों से पुरस्कृत हो रहा है कि ओजोन गैस पाई जाती है, खेल खत्म करो, चलो आगे। ऐसे नहीं होगा। लिखें, पहला, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, हिंदी जरूर लिखो बेटा, ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल। थोड़ा रुको, थोड़ा रुको, कुछ नहीं पूछेगा, ओजोन फोजोन का नाम नहीं लेगा, ना कहीं दक्षिणी ध्रुव ना कहीं उत्तरी ध्रुव, कुछ नाम नहीं लेगा। सिर्फ पूछेगा नेक्रियास क्लाउड क्या होते हैं। और सांस टंक जाएगी ठीक ठाक लोगों की, मैं बता तो रहा हूं। आपसे पूछेगा मदर ऑफ पर्ल क्या है। मदर ऑफ पर्ल हिंद महासागर में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के मोती। तो छक्के से छुड़ा ही देगा। मदर ऑफ पर्ल कुछ और नहीं है, क्लाउड है, ध्रुवीय बादल है ना बेटा। यानी ध्रुवीय क्षेत्रों के क्लाउड है जो समताप मंडल में पाए जाते हैं। थोड़ा और एडवांस हो जाए, हो जाए, ये बादल किससे बने होते हैं? क्योंकि अभी आपने पढ़ा, अरे सुनो सुनो बेटा, ना जोड़ो, ज्ञान को जोड़ो, एक दूसरे से पेश करो। अभी आपने पढ़ा कि आर्द्रता नमी तो सिर्फ और सिर्फ क्षोभ मंडल में पाई जाती है, और ये बादल बने हैं समताप मंडल में, तो वहां नमी तो नहीं है, तो फिर ये बादल कैसे बन गए? बादल आइस क्रिस्टल से बनते हैं, पानी से बनते हैं, वो बनते हैं नेट से। जैसे पेन याद किया था ना, वैसे नेट भी याद कर लो, है ना। वो बनते हैं किससे? नेट। यानी जो नेक्रियास क्लाउड होते हैं, अब थोड़ा ज्यादा ही डीप में जा रहे हैं हम लोग, तो अब थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, उससे ज्यादा गहराई में जाना ठीक नहीं है। ये बने होते हैं बेटा नेट से। नेट माने नाइट्रिक एसिड ट्राइहाइड्राइड। होता यह है कि पोलर जो वर्टेक्स बनता है ना, ध्रुवीय भंवर बनता है, तो थोड़ी बहुत नमी भंवर ऊपर की ओर खींच ले जाती है। तो एक तो ये पानी के होते नहीं, थोड़ा सा मॉइस्चर जरूर होता है, लेकिन ये नाइट्रिक एसिड ट्राइहाइड्राइड के बादल होते हैं। साथ में कहीं कहीं छोटे छोटे आइस क्रिस्टल भी होते हैं, जो कि भंवर के कारण ऊपर उठा दिए जाते हैं। ये भी पूछेगा आपसे कि नेट क्या होता है। यूपीपीसीएस में संभावना नहीं ही है, लेकिन आईएएस में तो पूरी संभावना है ना बेटा। लिखें, हाँ, अब इनके जितने नाम है बेटा ना, इस बादल के सब लिख डालो। इन्हें हम नेक्रियास क्लाउड या मदर ऑफ पर्ल के नाम से भी जानते हैं। मदर ऑफ पर्ल, क्लियर है? नेक्रियास क्लाउड या मदर ऑफ पर्ल के नाम पे भी जानते हैं। वाईएस में पूछेगा, जानते हो क्या कहेगा? मोतियों की मां। वो सीधा ट्रांसलेट कर देंगे और बुद्धि घूम जाएगी आपकी। वो यही करते ही हैं, व्यवहारिक रहे ना रहे उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो सीधे ट्रांसलेट कर देंगे।
क्लियर है बेटा? यानी इन्हें इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, मदर ऑफ पर्ल कहते हैं, या नेक्रियास क्लाउड कहते हैं। ये क्लाउड किससे बने होते हैं बेटा? नैक से बने होते हैं। लिखें, ये बादल नाइट्रिक एसिड ट्राईहाइड्राइड 60 में बेटा NaT से बने होते हैं। क्लियर हुआ? मुस्कुराते हुए बोलो यार, एकदम टेंशन में बोलते हो तो खराब लगता है ना? मैं तो नहीं टेंशन में होता, और खतरनाक चीज तो मुझे भी पढ़ानी है, कहीं भूल भाल गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। नहीं, मैं नहीं भूलूंगा, मुझे भरोसा है, कॉन्फिडेंस है, भूलेंगे का है भाई। तो जब ये टेंशन नहीं रहता, बोलेंगे नहीं, तो बड़ा मस्त मूड से आदमी पढ़ाता है। और ये टेंशन के यार कहीं गड़बड़ा न जाए, कहीं भूल न जाए, तो तनाव में आ जाएंगे ना। ना मुझे तनाव में होना है, ना आपको तनाव में होना है, एकदम नॉर्मल हम लोगों को पढ़ना है ना? आगे, ये तो पहला कारण। दूसरा कारण, ध्रुवीय भंवर। ध्रुवीय भंवर इंग्लिश में इसको कहते हैं बेटा पोलर वर्टेक्स। क्लियर है? अब इस देखो, एक लाइन हम बोल दिए, आपने एक लाइन लिख लिया, लेकिन भूगोल के विद्यार्थी की हैसियत से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भंवर वहां काहे बनता है ना? भंवर इसलिए बनता है बेटा कि वहां पे कोरियोलिस बल बहुत हैवी होता है, हवाओं को एकदम गोल गोल घुमाने लगता है। अमन, आपने पढ़ा कोरियोलिस बल हवाओं को अपने मार्ग से विक्षेपित करती है। कोरियोलिस बल का मान सबसे कम होता है विषुवत रेखा पर, और सबसे अधिक होता है ध्रुवों पे। इतना अधिक होता है कि हवाओं को वहीं गोल गोल घुमाना शुरू कर देता है। जब हवाएं गोल गोल घूमेंगे तो क्या होगा बेटा? भंवर उत्पन्न होगा, ध्रुवीय भंवर। इसको क्योंकि ध्रुवों पे बनता है, हवाओं का भंवर बनता है, इसलिए इसको पोलर वर्टेक्स कहा जाता है। और इसका परिणाम एक तीसरा हो जाता है। तीसरा, उपरोक्त कारण से एक तीसरी घटना हो जाती है, क्या बेटा? सक्रिय क्लोरीन। सक्रिय क्लोरीन। और सारा खेल कौन खेलता है बेटा? क्लोरीन खेलता है। ठीक है? तो मुझे लगता है एक प्रश्न का जवाब तो हम लोग को मिल गया, वो भी बेटा लिख लेना कहीं डायग्राम बना के, बहुत जरूरी है, छोड़ना मत कुछ बेटा। जैसे मैंने बोला था कि ओजोन जो है ना बेटा, दो जगह पाई जाती है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप गलत कर दोगे परीक्षा में, समताप मंडल वाला चुन लोगे, और अगर उसने कहा कि क्षोभ मंडल में, तो गड़बड़ा जाएंगे आप। तो ध्यान रखिएगा कि ओजोन गैस दोनों जगह पाई जाती है, समताप मंडल में भी पाई जाती है, उसका ड्रामा हमने आपको अभी बताया। ओजोन परत में छेद हर जगह नहीं होता, हर वर्ष होता है, वहीं होता है, लेकिन आप चिंतित ज्यादा मत होइए, वो फिर ठीक हो जाता है। कोई ठीक करने वहां जाता नहीं, आपको ठीक करना भी नहीं है ना? जैसे बच्चे खेल रहे हैं ना, तो खेलने दीजिए उनको, तो खेल बिगाड़िए मत। ओजोन गैस का खेल वहां होता रहता है, वो स्वतः होता है। O3 बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, लेकिन एनी टाइम उतनी ओजोन वहां विद्यमान रहती है। अब उसी में जाके कोई बवाल कर देता है, सारी ओजोन गैस इधर उधर हो जाती है। फिर तो ओजोन गैस कोई परमानेंट गैस टाइप की चीज नहीं होती बेटा। तो क्षोभ मंडल में भी है, और वो अभी समताप मंडल वाला ड्रामा तो मैंने आपको समझाया। क्षोभ मंडल वाले ड्रामा के लिए थोड़ा आपको इंतजार करना होगा, जब हम आपको आर्द्रता और वर्षण पढ़ाएंगे, प्रेसिपिटेशन और ह्यूमिडिटी। जब हम इस पे बात करेंगे तो सब जितने प्रेसिपिटेशन के फॉर्मेट हम सब बताएंगे, तो उसमें ये भी, यानी हम आपसे स्मॉग की बात करेंगे। जब स्मॉग की बात करेंगे तो उसमें फोटोकेमिकल स्मॉग और केमिकल स्मॉग दोनों की बात करेंगे। कहीं भी अति करेंगे, हम सतही ज्ञान के आधार पर नहीं छोड़ देंगे। किसी भी इलाके की चर्चा करेंगे तो हम उसकी जड़ खो देंगे, बिल्कुल तय जाना। और आज के कंपटीशन में बस एक ही ध्रुव सत्य है बेटा, वो ये कि कुछ भी विशेष नहीं पढ़ना है, विशेष ढंग से पढ़ना है। कब्र खोद दो उनकी, बस यही करना है। हर इलाके में कब्र ही खोदेंगे इनकी, और फिर देखते हैं कहां से पूछ के जाते हैं। नहीं ओजोन पढ़े हो और इधर से घेरे तो क्वेश्चन गया। यही ना हो रहा है गड़बड़ी, तो हम छोड़ेंगे नहीं बेटा किसी इलाके में।
उसकी आखिरी सीमा तक चलेंगे और कंपटीशन की सीमा के आगे बढ़ेंगे, उनकी औकात देखेंगे कि इसके आगे पूछ के दिखाओगे तो नहीं पूछ पाएगा कोई, बिल्कुल तय जानो। सिविल में नहीं पूछ पाएंगे, बाकी की बात ही छोड़ दें, यूपी पीसीएस में कुछ नहीं होगा। तो समताप मंडल का आइडिया लगा मतलब, ऊपर के हिस्से में ओजोन गैस है। ओजोन गैस क्या है? O3 है। हाँ, ये ध्यान रखना जहरीली गैस है, तो जहां है वहीं उसको बधाई हो, वहीं रहे, इधर ना आए। लेकिन कभी कभी इधर ही बनने लगती है, तो जब इधर बनती है बेटा तो फिर तकलीफ देह हो जाएगा हम मनुष्यों के, बहुत जहरीली गैस है। अगर ओजोन गैस हमारी सांसों में गई तो हमारी मौत सुनिश्चित है, मौत हो जाएगी। क्लियर है बेटा? अगला हेडिंग बना लें, मध्य मंडल, मेसोस्फीयर। ठीक है, मध्य मंडल। तो थोड़ा मैं थक रहा हूं बेटा, तो रोक लूं? ठीक है, मिलते हैं, बात करते हैं।